नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। इसी नाम से सभी पुकारते थे उसे। जो कभी ज़्यादा प्यार दिखाए तो गौरैया कहकर बुला ले। वैसे तो इस चेहरे के लिए गोरी नाम से ज़्यादा सटीक नाम कोई न था। लोहारों के परिवार में अकेली गोरी ही थी जो इतनी खूबसूरत थी। नहीं तो लोहार के परिवार में जन्म लेने का मतलब ही था लोहे और आग में तपना, जिससे किसी की भी रंगत काली हो जाना लाजिम ही था। इस तपिश के बीच में भी 20 साल की गौरी पर सुनहरी आभा बिखरी रहती। गौरी की अम्मा कहती, अरे जब लड़की जवान होए तो उसके चेहरे पर नूर बरसे है और उसकी जवानी की खुशबू साथ साथ गांव तक जाए है। और गौरी की अम्मा सही कहती थी। गौरी की खूबसूरती के किस्से 7 गांव तक भले न गए हों, पर उसके अपने गांव में सभी कुंवारे लड़के गौरी को देखकर आहें भरते थे। रोज़ सुबह जब गौरी अपने खेत पर काम के लिए जाती तो गांव के लड़के उसे मन भर कर घूरते और छेड़ते थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। पर गौरी उन सभी की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती। गांव के इन्हीं वंचलों में था ठाकुर का इकलौता बेटा केवल सिंह। उसके पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर इंसान अपने आचरण पर लगाम न लगाए तो पैसे की अति का मद सिर चढ़कर बोलता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा था केवल सिंह के साथ भी। वह पूरे दिन अपने कुछ चमचों से घिरा रहता और वे लड़के भी उसके साथ गाड़ी में घूमने और मुफ्त का खाने पीने के चक्कर में केवल सिंह की जमकर तारीफ करते रहते। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप गौरी से शादी कर लो तो आपकी और गौरी के मिलन से जो औलाद होगी वह एकदम रुई के गोलों की तरह सफ़ेद और मुलायम होगी। एक चमचे ने कहा, भक, मालिक ऊंच जात है और वह ठहरी एक लोहारिन, फिर भला मालिक उस नीच जात की लड़की से ब्याह क्यों करने लगे। दूसरे चमचे ने कहा। उन दोनों की बात केवल सिंह बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह कुटिल मुस्कुराहट के लिए बोला, वैसे अगर बाजार में कोई फल पसंद आ जाए तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि उसे घर तक लाया जाए। हम उस फल का रस बाजार में भी तो चूस सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है। केवल सिंह की इस बात का उसके सभी साथियों ने हंसते हुए समर्थन किया। एक दिन गौरी को केवल सिंह ने रास्ते में रोका और बोला, गौरी, तुम्हें पता है कि तुम बहुत मस्त हो। अरे कभी हमारे गले का हार बन जाओ ना। केवल सिंह की हरकतों से गौरी अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं तो लोहारिन हूँ साहब, मुझे हार बनना तो नहीं आता, पर मैं लोहे की कुटाई अच्छी तरह से कर सकती हूँ। आप कहो तो लोहे की हथकड़ी बना दूँ। गौरी ने त्योरे चढ़ाते हुए कहा। केवल सिंह को गौरी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और फिर अपने साथियों के सामने ऐसी फजीहत होते देखकर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। पर गौरी की ये बात उसे अंदर तक चुभ गई थी। गौरी गांव के एक लड़के मोहन से प्यार करती थी, जो शहर जाकर ई-रिक्शा चलाता था और रोज़ शाम को वापस अपने गांव आ जाता था। गौरी ने केवल सिंह द्वारा बार बार छेड़े जाने की शिकायत मोहन से की तो मोहन को बहुत गुस्सा आ गया। तू कहे तो अभी उस ठाकुर के बच्चे का मुंह तोड़ दूँ जाकर। अरे नहीं मोहन, यह सब लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। मैंने उसे जवाब तो दे दिया है, अब वह मुझसे कुछ नहीं बोलेगा, गौरी ने कहा। एक तरफ तो केवल सिंह गौरी की जवानी के मज़े लूटना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ गौरी द्वारा की गई बेइज्जती से वह गुस्सा था। एक दोपहर को जब गौरी अपने घर से बाहर निकली तो केवल सिंह की नज़रें उसका पीछा करने लगीं और आगे जाकर केवल सिंह ने एक खेत के पास गौरी को दबोच लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके बदन के सारे कपड़े फाड़ दिए और गौरी का रेप करने लगा। उसकी इस घटिया हरकत को केवल सिंह का एक चमचा अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करने लगा। गौरी की चीख मुंह में कपड़ा ठूसा होने के चलते घुटकर ही रह जा रही थी। कुछ देर तक अपनी मर्दानगी दिखाने के बाद केवल सिंह हाँफते हुए अलग हो गया था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी, मानो उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो। अपने फटे कपड़ों से अपने अंगों को किसी तरह से ढकते हुए गौरी घर तक पहुंची। उसके घर में उसकी विधवा माँ ही थी, जो गौरी की इस दशा पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अलबत्ता गौरी को ले जाकर नल के नीचे खड़ा कर दिया और तेजी से नल का पानी निकालकर गौरी के ऊपर डालने लगी।
कुछ दिनों के बाद जब अपने ऊपर हुए रेप की बात गौरी ने मोहन को बताई तो वह आग बबूला हो गया और हाथ में लोहे का हंसिया लेकर यह कहते हुए बाहर की ओर भाग पड़ा, आज तक तुमने मुझे रोके रखा, पर अब मैं इस ठाकुर के बच्चे का सिर काट कर ही रहूंगा। मोहन के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर गौरी खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम उसे जाकर मार भी दोगे तो उससे मेरी गई इज्जत वापस तो नहीं आ जाएगी, पर उसका अमीर बाप अपने पैसे के बल पर तुम्हें जेल भिजवा देगा और फिर तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा, यह भी तो बताओ। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। गौरी की बात मोहन की समझ में तो आ रही थी, इसलिए वह रुक गया और बोला, पर हम क्या करें, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कल वह फिर वही हरकत करेगा। मोहन ने कहा, नहीं, उससे बदला लेने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। गौरी ने मोहन से कहा। गौरी ने अपने रेप की शिकायत गांव के मुखिया और पंचायत से की। गौरी ने मुखिया से यह भी कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह खुद को सारे गांव के सामने आग लगा लेगी। मामला एक लड़की द्वारा धमकी दिए जाने का था और फिर गांव में एक ईमानदार पत्रकार रहते थे जो गौरी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसलिए पंचायत ने फैसला किया कि कल शाम को पूरे गांव के सामने पंचायत बैठेगी, जिसमें केवल सिंह और गौरी की बातों को सुना जाएगा और फिर पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। अगली शाम को पंचायत के सामने पूरा गांव जमा था। केवल सिंह अपने मत में था कि भला पंचायत उसके खिलाफ फैसला सुनाने की हिम्मत कैसे करेगी। पंचों ने गौरी की पूरी बात शांति से सुनी, जबकि केवल सिंह अपने आप को बेकसूर बताता रहा। पर भला तुम्हारे पास क्या सबूत है कि केवल सिंह ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? एक पंच ने पूछा तो गौरी ने भीड़ में खड़े उस लड़के का हवाला दिया जो उस दिन मोबाइल फ़ोन से गौरी के रेप की वीडियो क्लिप बना रहा था। चूँकि मामला एक लड़की के रेप का था, इसलिए उस मोबाइल फ़ोन में रेप की वीडियो क्लिप गांव की कुछ बड़ी उम्र की औरतों को दिखाई गई, जिसे देखकर उन्होंने तस्दीक कर दी कि केवल सिंह ने ही गौरी का रेप किया है। केवल सिंह भी गांव के ठाकुर का बेटा था। उसके पिता की भी इस गांव में इज्जत थी, इसलिए पंचायत ने केवल सिंह को सजा देने की जिम्मेदारी भी गौरी पर डाल दी। गौरी, अब तुम ही केवल सिंह के लिए सजा तय करोगी। पंचों की ये बात सुनकर गौरी मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। केवल सिंह को भला मैं क्या सजा सुना सकती हूँ, पर अगर मेरे कुंवारे जिस्म पर सबसे पहले केवल सिंह ने मोहर लगाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरा शरीर केवल सिंह का ही हो जाए। इसका मतलब यह है कि केवल सिंह को मुझसे शादी करनी होगी, वह भी धूमधाम के साथ, और लड़की वालों की तरफ से होने वाला हर खर्चा केवल सिंह को देना होगा। गौरी के इस फैसले पर गांव वाले खुश हो रहे थे, जबकि केवल सिंह तिलमिलाकर रह गया था, पर भरी पंचायत के सामने कुछ बोल न सका। केवल सिंह के पिता एक लोहारिन को अपने घर की बहू बनाने में थोड़ा कतरा रहे थे। केवल सिंह ने उन्हें समझाते हुए धीरे से कहा, पिताजी, मामला गर्म है, इसलिए शादी करना मजबूरी है। वैसे आप चिंता मत करो, गौरी को घर में आने दीजिए, फिर उसे शहर ले जाकर किसी हादसे में ख़त्म कर देंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और गांव में आपकी इज्जत एक इंसाफ पसंद ठाकुर की बनी रहेगी। केवल सिंह की बात उसके पिताजी की समझ में आ गई थी। शादी की तारीख निकलवा ली गई, और चूंकि केवल सिंह इकलौता लड़का था, इसलिए शादी को शानदार बनाना मजबूरी थी। इस तरह की शादी के चर्चे चारों तरफ फैल गए थे, और शादी में आसपास के गांवों के सभी लोगों को भोज में शामिल किया गया था। एक लोहारिन ठाकुर खानदान की बहू बनकर आ गई थी। ठकुराई ने दरवाजे पर जाकर अपनी बहू का स्वागत तो नहीं किया, पर भला उससे गौरी पर क्या असर पड़ता? वह तो अपने आप को आईने में देख देख कर ना थकती थी। गौरी पूरी हवेली में घूमकर वहाँ का जायज़ा ले रही थी। किस कमरे में क्या सामान है, कौन सा सामान ज़्यादा कीमती है, हवेली में पीछे का रास्ता कहाँ से है, सब बातें जान लिया था गौरी ने। गौरी का रंग धूप जैसा उजला तो था ही, उस पर लाल रंग की चोली और घाघरे में उसकी रंगत और निखर कर आ रही थी। केवल सिंह ने उसे इस रूप में देखा तो वह भूल ही गया कि गौरी एक लोहारिन परिवार से है। केवल सिंह उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया, पर एक कमी केवल सिंह को खटक रही थी कि गौरी के शरीर पर अभी ठाकुर खानदान के गहनों की कमी है। यह सोचकर वह ठकुराइन के पास गया और अपनी माँ से गौरी को खानदानी जेवर देने की जिद करने लगा। बेटे की जिद के आगे माँ की एक न चली, और भारी मन से ठकुराइन ने खानदानी जेवर दे दिए, जिन्हें एक एक करके अपने हाथों से ही पहनाया था केवल सिंह ने। केवल सिंह अब रात के होने का इंतजार कर रहा था। किसी तरह रात आई तो अपना कमरा बंद करके केवल सिंह ने गौरी को अपनी बाहों में भरना चाहा, तो गौरी किसी मछली की तरह उसी गिरफ्त से फिसल गई। बात यह है ठाकुर साहब कि शादी से पहले मन ही मन हम आप पर ही फिदा थे और आपसे शादी भी करना चाहते थे, पर निचली जाति का होने के चलते आप मुझसे कभी ब्याह तो करते नहीं।
इसलिए हमने जानबूझकर आप पर अपने रूप का जादू बिखेरा ताकि आप मेरे साथ वह सब करें और फिर मैं पंचायत में आपसे शादी की बात मनवा लूँ। गौरी ने एक सांस में सब कह डाला। गौरी की बात सुनकर केवल सिंह के मन से गौरी के प्रति सारा मैल जाता रहा और वह अपने ऊपर इठलाने लगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरी शादी आपसे हो जाएगी तो हम दोनों टीले के पास वाले मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, इसलिए प्यार और सेक्स हम दर्शन करने के बाद ही करेंगे। गौरी तन से ही नहीं बल्कि मन से भी खूबसूरत है, ऐसा सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था केवल सिंह। कोई बात नहीं, जब तक तुम दर्शन नहीं कर लेती तब तक हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं, केवल सिंह ने दम्भ में आकर कहा। आज गौरी की शादी का तीसरा दिन था और केवल सिंह उसे अपने साथ टीले वाले मंदिर में दर्शन करा लाया था। गौरी को अपनी बाहों में भरने की कल्पना मात्र से ही केवल सिंह सिहर उठता था। किसी तरह रात आई तो शराब के नशे में चूर होकर केवल सिंह अपने कमरे में घुसा, जहाँ पहले से ही सारे गहनों में लदी हुई गौरी सेज पर बैठी हुई उसका इंतजार ही कर रही थी। आप शराब पीकर आए हो? हाँ, पर तुम्हें नहीं पसंद है तो छोड़ दूंगा, केवल सिंह ने कहा। अरे नहीं ठाकुर साहब, शराब तो ठाकुरों की शान है, इसलिए मैंने भी आपके लिए एक खास जाम तैयार किया है, इसे होठों से तो लगाइए। यह कहकर गौरी ने एक के बाद एक कई जाम केवल सिंह के हलक के नीचे उतार दिए। कुछ देर बाद ही जब आधी रात हो गई तो गौरी ने केवल सिंह पर नज़र डाली, जो पूरी तरह बेहोश था। नफरत से भरकर उसके चेहरे पर थूक दिया था गौरी ने। इसके बाद गौरी ने एक बड़े बैग में सारे गहने, कीमती सामान और नकदी भर ली थी और उसे लेकर हवेली के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गई। बाहर ई रिक्शा लेकर पहले से ही मोहन उसका इंतजार कर रहा था। ई रिक्शे में गौरी की माँ भी बैठी हुई थी। वह अपनी माँ से लिपट गई थी। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, मोहन फुसफुसाया। सुबह की पहली किरण फूटते ही गांव से बहुत दूर निकल गए थे गौरी और मोहन, जहाँ वे अपनी नई दुनिया बसा सकते थे। सुबह हवेली में तब हंगामा मच गया जब केवल सिंह को कमरे में कहीं भी गौरी नहीं मिली और अलमारी से नकदी भी गायब मिली और कीमती सामान भी। केवल सिंह की समझ में आ गया था कि उसके साथ गौरी ने क्या खेल खेला था, पर अब भला वे अपना सिर पटकने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरे गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। गांव के पत्रकार ने भी इस खबर को तुरंत ही बुलाया और अगली सुबह के अखबारों में यह खबर छपी कि शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन गहने और कीमती सामान लेकर फरार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।